तो हेलो एवरीवन, हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि डाई ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी क्या है, उसके थर्मोडायनेमिक बिहेवियर के बारे में, उसके काइनेटिक बिहेवियर के बारे में हमने पढ़ा था कि हाउ वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ डाई ऑक्सीजन एज वेल एज फास्टर रिएक्टिविटी ऑफ डाई ऑक्सीजन दैट्स अकर इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। मतलब जैसी रिएक्शन बायोलॉजिकल सिस्टम में होती है वैसे यहाँ पे नहीं होती, बाहर इन्वायरमेंट अगर ऐसा होता तो हम लोग नहीं होते, राइट। अब हम लोग आगे चलते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की हमें रिक्वायरमेंट क्या है, ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है बिकॉज ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है अपना, और हमें क्या मिलती है, एनर्जी, राइट। तो हमने बताया था कि जो ऑक्सीजन की हमें मेनली रिक्वायरमेंट है वो किस लिए है, रेस्पिरेशन में रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन होता है और हमें ढेर सारी एनर्जी मिलती है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए इसेंशियल है, राइट। उसके बाद फिर हमने कहा था कि अब ऑक्सीजन को हमें पता चल गया ऑक्सीजन हमारी बॉडी में क्या करता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि पहले हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आएगा, तो ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में इंटर करेगा तो उसके लिए क्या क्या सिस्टम है, राइट। इसका मतलब पहले हम बात किसी करेंगे कि हमें जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको हमारी बॉडी में, हम जब बाहर के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। फिर जब ऑक्सीजन जहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन जब वहाँ पे पहुँच जाएगा तो रेस्पिरेशन करता है, तो उस समय कौन से एंजाइम होते हैं, फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब पहले हम पढ़ेंगे डाइऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन के बारे में, फिर डाइऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन के बारे में कि कैरियर की पहली चीज़ तो कैरियर के बारे में कि कहाँ तक जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे ले गया, वहाँ पे स्टोर करने की ज़रूरत है स्टोर भी करा, जब ज़रूरत होगी तो उसको देगा। फिर उसके बाद उसका यूज कहाँ पे है, O2 का यूज कहाँ कहाँ है, जैसे O2 का यूज कहाँ है रेस्पिरेशन में, वहाँ पे कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, फिर हम उस एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। फिर O2 कई सारी और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जैसे साइटोक्रोम P450, वो क्या है, एक तरह से मोनोऑक्सीडेज एंजाइम है। इसी तरह से कई सारे एंजाइम ऐसे जो डाईऑक्सीडेज है। मोनोऑक्सीडेज का मतलब सिंगल ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, डाईऑक्सीडेज का मतलब 2 ऑक्सीजन देना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि साइटोक्रोम P450 का मेनली काम क्या है, जो ड्रग्स हैं या जो स्टेरॉइड्स हैं या कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे लिए हार्मफुल हैं उनको एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलना, तो उसके लिए क्या करता है, उसको हाइड्रोक्सिलेशन करता है। तो जहाँ जहाँ O2 का यूज होगा हम डाईऑक्सीजन से रिलेटेड सारी रिएक्शन पढ़ेंगे। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज में क्या काम है, क्या ज़रूरत है इसकी, राइट, सेंटर के बारे में, उसके स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा के बारे में, सब कुछ, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे डाई ऑक्सीजन कैरियर या डाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्यों रिक्वायरमेंट है। डाइऑक्सीजन मेनली जो रिक्वायरमेंट होती है वो किस में होती है, वो रिक्वायर्ड होती है रिस्पिरेशन के लिए। तो हम एक बार फिर से लिख देते हैं, इट इज़, ऐसे लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द डाइऑक्सीजन, जो हम लोग डाइऑक्सीजन लेते हैं, मोस्ट ऑफ द डाइऑक्सीजन, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको एंजाइम का नाम याद हो जाए, इज कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन, राइट। अब देखो सिंपल यहाँ पे होता क्या है, O2 प्लस फाइन O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, राइट, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। मैंने आपको पिछली क्लास में इसके बारे में बताया था कि इसके ये कैसे काइनेटिक बैरियर को ओवरकम करता है। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कन्वर्ट किस में कन्वर्ट होता है, प्लस यहाँ पे क्या मिलती है हमको, एनर्जी। ये क्या है, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ ऑक्सीडेटिव, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, लिख सकते हो आप, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये देखो सवाल क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, माइटोकॉन्ड्रियल या लास्ट मेंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। देखो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि लास्ट स्टेप ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कौन है, ये। लास्ट स्टेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन है, ये साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। या सिंपल बोल सकते हो, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब आराम आराम से हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लो जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पर सरफेस टू बॉडी वॉल्यूम, मतलब जो सरफेस एरिया है बॉडी का, राइट, वो अगर ज़्यादा है, हाई है, इसका मतलब बहुत सारा ऐसा एरिया होगा, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इसका मतलब ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी में आ सकती है, जैसे मान लो वाटर से आ गई या एटमॉस्फेयर से आ गई, राइट। लेकिन जहाँ पर सरफेस एरिया बॉडी का कम है और दूसरा वो ऑर्गेनिज्म जो है नॉन पैसिव मतलब ज़्यादा काम धाम करने, जैसे हम लोग हैं, राइट, या फिर आप
लोअर ऑर्गेनिज्म में देख सकते हो, जैसे मान लो आप देख सकते हो कि ये आर्थ्रोपोड्स हो गए या फिर वेल्स हो गई, या फिर आर्थ्रोपोड्स छोटा एलिमेंट, छोटा ऑर्गेनिज्म है, वेल्स बहुत बड़ी है। तो इनके सबके केस में क्या होता है कि इनके सबके केस में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इतनी ऑक्सीजन नहीं आ सकती है, डिफ्यूजन के थ्रू इतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो सकती है कि वो जो है पूरे सिस्टम को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है क्या हो, पूरी कर दे। रीज़न उसका ये है कि देखो, जितना ज़्यादा आप वर्क करोगे उतना ज़्यादा आपको एनर्जी चाहिए, जितना ज़्यादा बॉडी आपकी फंक्शन करेगी, जितना ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो करोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। इसका सिंपल सा मतलब है, जो नॉन पैसिव हैं, नॉन पैसिव मतलब जो बहुत एक्टिव हैं, जिनको जो बहुत भाग दौड़ करते हैं, राइट, और जिनके केस में जो उनके सरफेस टू बॉडी वॉल्यूम जो है, मतलब जितना उनका बॉडी का वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में सरफेस क्या है, सरफेस एरिया कम है। इसका सिंपल सा मतलब है वहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू इतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो सकती है कि वो जितना काम करें सबके लिए ऑक्सीजन इनफ हो जाए। इसलिए उनके पास क्या होगा? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, या उनके पास ऐसा कोई आर्गन जरूर होगा जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को किसी और तरीके से ले, ना कि सिर्फ सरफेस। जैसे मान लो ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन यहाँ से आई बॉडी में चलेगी सारा काम हो गया, नहीं, उनके पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन होगा जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को हार्नेस करता हो, उसको लेता हो। मतलब वो जो ऑर्गन होगा उसके पास कैपेसिटी क्या होगी? इतनी ज़्यादा होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई ले, मतलब उतनी ऑक्सीजन सप्लाई ले जितनी हमें ज़रूरत है। जैसे हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर लंग्स हैं, राइट, हमारे अंदर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से कौन लेता है? लंग्स लेता है ना। उसके बाद फिर डायऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन हीमोग्लोबिन को ट्रांसफ़र करती है, राइट, और कहाँ से जाता है? वो हार्ट्स के थ्रू जाता है। पहले कहाँ आता है? ऑक्सीजन आता है लंग्स में, फिर ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है? वो हार्ट में, हार्ट से फिर कहाँ जाता है? वेसल्स के थ्रू बॉडी की डिफरेंट पार्ट में जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा फिर से वही प्रोसेस रिवर्स होती रहती है, राइट। अब देखते हैं, तो देखो जो एडवांस ऑर्गेनिज्म है या जो हायर ऑर्गेनिज्म है, जिनके केस में सरफेस टू बॉडी वॉल्यूम जो है कम है, सरफेस टू बॉडी वॉल्यूम कम है, सरफेस टू बॉडी वॉल्यूम रेशियो कम है, उनके केस में डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन नहीं आ सकती। इसका मतलब देयर्स ऐसे सिस्टम में वहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड ड्राई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं होगा तो उनको ऑक्सीजन उतनी मिलेगी नहीं, अपना प्रॉपर काम कर नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब सर्वाइव नहीं करेंगे। जैसे हम सिंपल बात शुरू करते हैं ह्यूमन के बारे में। हमारे अंदर क्या है? इन ह्यूमन डाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम is highly advanced, right? It has, ध्यान सुनो, हम डायऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़े। हीमोग्लोबिन क्या है? उसका एक पार्ट है, वो डायऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है। मेरी बात ध्यान सुनो, हम पूरे सिस्टम मतलब डायऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उनकी बात कर रहे हैं, जबकि हीमोग्लोबिन है वो एक पार्ट है उसका, वो डायऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है, राइट। जनरली हम बोल देते हैं डायऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लेकिन हमें बड़े लार्जर व्यू में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। इट हैज़ मेनली 3 कंपोनेंट्स, मेनली 3 कंपोनेंट्स। पहला लंग्स, ये क्या करता है? टू हार्नेस डाई ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है। सेकंड, डायऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन, इनका काम क्या होता है? टू ट्रांसपोर्ट डाईऑक्सीजन फ्रॉम द प्लेस, डाईऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, वहाँ तक ले जाती हैं। और एक आर्गन और पार्टिसिपेट काम करता है जिसको बोलते हैं हम हार्ट। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है कि ब्लड कंटेनिंग डाईऑक्सीजन इज पम्प्ड थ्रू होल बॉडी by heart through a network of blood vessels, right, through network of blood vessels। लंग्स में आया, राइट, डायऑक्सीजन ने बाइंड किया, वो ब्लड में गया,
ब्लड फिर कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है, फिर उस वेसल के थ्रू पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है। ये 3 लोग हैं। हमें हालांकि पढ़ना किसके बारे में, हमें पढ़ना इसके बारे में, डायऑक्सिजन कैरियर प्रोटीन के बारे में। ये तो हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, राइट। इसी तरह जो बहुत सारे और सिस्टम है उनके पास भी डायऑक्सिजन कैरियर प्रोटीन होती है, राइट। मतलब जो बहुत सारे हमारे और भी ऑर्गेनिज्म है उनके पास भी डायऑक्सिजन कैरियर प्रोटीन है। तो हो सकता है कि हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में उतनी इवॉल्व ना हो, उतनी डेवलप ना हो, राइट। क्योंकि हमारी वाली ज़्यादा डेवलप क्यों है, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम बाकी के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर एक्टिविटी कर सकते हैं, ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट है। या फिर ऐसा हो सकता है कि हम ऐसा कुछ सिस्टम इसलिए बना रहे हैं कि हमारी ऑक्सीजन कहीं और ना चली जाए। क्योंकि कहीं और का मतलब ये है कि अगर नॉर्मली ऑक्सीजन जो है ऐसे नॉर्मल ऑक्सीजन का मतलब सिंपल ये है कि अगर ऑक्सीजन को हम प्रॉपर तरीके से ऐसे सिस्टम के थ्रू प्रोटेक्ट करके नहीं ले जाएंगे तो ऑक्सीजन कोई और भी रिएक्शन कर सकती है ना। मतलब साइड रिएक्शन भी पॉसिबल है, और साइड रिएक्शन वो पॉसिबल है जो हमारी बॉडी उसको अडॉप्ट ना कर पाए, या हमारी बॉडी के लिए क्या हो, हमारी बॉडी के लिए वो अच्छी नहीं है, या हमारी बॉडी को हार्म करेंगी, हमारी बॉडी में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। इसलिए हमारे पास ज़्यादा स्पेसिफिक सिस्टम होगा, ठीक है, जिससे हम ऑक्सीजन को उसकी बाकी दूसरी एक्टिविटी से बचा के रखें। मतलब जब ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा रहे हों तो हम ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि हमारी ऑक्सीजन की एफिशिएंट सप्लाई कर पाए वो। दूसरा, हम ऐसा कुछ करें कि ऑक्सीजन को इतना स्ट्रांगली होल्ड करके रखे या ऑक्सीजन को बचा के रखे कि वो बाकी कोई और रिएक्टिविटी ना कर पाए जब उसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ध्यान से सुनो, साइटोक्रोम P450 जो होता है ऑक्सीजन को बाइंड करता है, फिर ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। मतलब मोनो ऑक्सीजनेशन, एक सबस्ट्रेट है ये साइटोक्रोम P450, डायऑक्सीजन को बाइंड किया, उसके बाद ऑक्सीजन इसको दे दिया। हीमोग्लोबिन ने काम नहीं करता ना। हीमोग्लोबिन क्या करता है, डायऑक्सीजन को पकड़ता है, उसके बाद ले जाके टिश्यू में रिलीज कर देता है। दोनों का काम सेम है, दोनों ऑक्सीजन को पकड़ रहे हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन पकड़ के दूसरे को दे रहा है, एक ऑक्सीजन पकड़ के दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसमें कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर होना चाहिए, ये कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए जिससे कि सिर्फ सप्लाई का काम करे, बाकी काम ना करे, ठीक है। और लिगैंड इसलिए अच्छे सेलेक्ट किए जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि पोरफायरिन क्यों सेलेक्ट किया गया था, राइट। मैं आपको बताऊंगा कि पोरफायरिन ही क्यों है यहाँ पे, हीमोग्लोबिन में पोरफायरिन ही क्यों है, मैं आपको समझाऊंगा। और आयरन क्यों है आपको पता चल गया होगा पिछली क्लास में। आयरन सेंटर पैरामैग्नेटिक, डाइऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक, पैरा क्या है, अलाउड, ठीक है। और आयरन ज़्यादा आयरन क्यों लिया गया, मैंने आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि आयरन के पास ढेर सारी प्रॉपर्टी जैसी होती हैं। लो स्पिन बना सकता है, हाई स्पिन बना सकता है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल सिस्टम बना सकता है, कैनेटिकली लेवाइल बना सकता है, कैनेटिकली इनर्ट वो सब बिहेवियर है। अगर आप लिगेंड को बदलोगे, इतना बिहेवियर अगर आयरन शो करेगा तो आयरन तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा रहेगा ही। दूसरा, आयरन एटमॉस्फेयर में भी ज़्यादा है, नेचर में भी ज़्यादा है, होल अर्थ पे लगभग 35% है, इसलिए भी आयरन हमारी बॉडी में, तो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डायऑक्सिजन कैरियर प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि चलो ठीक है, हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। पहले हमने मान लो कि डायऑक्सिजन को ले लिया लंग्स के थ्रू, मतलब हमने ब्रीदिंग की, उसके बाद लंग्स में हमारे डायऑक्सीजन आ गया। अब डाइऑक्सीजन हमारी बॉडी में आ गया तो उसके लिए कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है हीमोग्लोबिन की। नॉर्मली ऐसे लंग्स के थ्रू कहाँ जाए, ब्लड में जाए, और ब्लड के थ्रू जहाँ उसे जाना चाहिए चला जाए। क्या ज़रूरत है हीमोग्लोबिन की, फर्जी का एक नया सिस्टम डेवलप हुआ। तो देखो, हमें पहले ये समझना होगा व्हाट इज़ द नीड ऑफ डाइऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन, क्या हमें इसकी ज़रूरत है। भाई हीमोग्लोबिन डाइऑक्सीजन को बाइंड ना करे, वो सिंपल ब्लड के थ्रू चली जाए जहाँ उसे जाना है, तो नहीं जाती ना उस तरह से। हमें हीमोग्लोबिन चाहिए होता है, हीमोग्लोबिन उसको कैप्चर करता है, उसको ले जाके पहुंचाता है ना। उसके 2 रीज़न देखो क्यों ऐसा होता है, सुनो यहाँ पर। तो सवाल ये है, वाई वी रिक्वायर डाई ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन। राइट, देखो ध्यान से समझो। O2 जो होता है ना, आपको पता है ना, जो ब्लड होता है उसके अंदर वाटर भी होता है, राइट, मेनली वाटर, ठीक है। अब O2 की जो सॉल्युबिलिटी है, यहाँ लिखते हैं हम, सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इज वेरी लो। सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन वाटर इज वेरी लो। होना भी चाहिए लो, क्योंकि ये नॉन पोलर सिस्टम है, वाटर पोलर सिस्टम है, तो इतना ज़्यादा मिलेगा नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कितनी कंसंट्रेशन होती है, नियरली 3 × 10⁻⁻⁴ मोलर एट 1 atm प्रेशर एंड 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आप समझो कि अगर आप डाइऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन नहीं यूज करोगे तो O2 जो ब्लड के थ्रू जाएगी ना वाटर में डिजॉल्व होके, उसमें डाइऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है,
इतनी बहुत कम कंसंट्रेशन है, और इतनी कंसंट्रेशन हमारी टिश्यू में जो रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन चाहिए, मतलब लंग से जो ऑक्सीजन वहाँ पे जा रही है, जितनी ऑक्सीजन जा रही है उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, और वो कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में फूड स्टफ को ऑक्सीडाइज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए वो उतनी सप्लाई नहीं दे पाएगा। राइट, इसका मतलब अगर हम नॉर्मल ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को भेजें बिना किसी डाइऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन के, या बाकी सिस्टम में बाकी ऑर्गन की बात हम करें बिना किसी डाइऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन के भेजेंगे, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो O2 की कंसंट्रेशन टिश्यू तक पहुंचेगी वो बहुत कम होगी, और इतनी कम होगी कि वो जो कंसंट्रेशन है वो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, सिंपली रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन है इनफ सप्लाई नहीं हो पाएगा। अगर इनफ सप्लाई नहीं है तो इनफ ऑक्सीडेशन नहीं होगा फूड का, इनफ एनर्जी जनरेट नहीं होगी, तो हम ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। मतलब अगर हमारी बॉडी में हर ऑर्गन को एनर्जी मिल ही नहीं रही है, या हर फंक्शन के लिए ऐसा हमें कोई काम करना है, हमें जितनी एनर्जी चाहिए वो उतना हम खा पी सब कुछ रहे हैं, ऑक्सीजन भी हमारे पास आ रही, लेकिन जहाँ पे ऑक्सीजन की जितनी ज़रूरत उतनी सप्लाई नहीं है, तो आपको क्या लगता है हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। तो क्यों नहीं होता? क्यों ज़रूरत है? क्योंकि O2 वाटर में जो उसकी सॉल्बिलिटी होती है क्या होती है? बहुत कम। इसलिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो O2 की सॉल्बिलिटी को बढ़ा दे, O2 की कंसंट्रेशन को ब्लड में बढ़ा दे, जो कि वहाँ पर जिससे ज़्यादा कंसंट्रेशन पहुँचे टिश्यू तक, जिससे जो हमें रिक्वायर्ड सफिशिएंट ऑक्सीजन है वो हमें इन्हें सप्लाई मिलती रहे। राइट, तो इसीलिए किसकी ज़रूरत होती है? डायऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन की। In order to overcome this, there is requirement of dioxygen carrier प्रोटीन। और आपको पता है इन ह्यूमन में क्या होता है? जो ब्लड है ना, ब्लड कैरी नियरली 30 times more oxygen, 30 times more dioxygen as compared to normal water। 30 गुना ज़्यादा, मतलब जो ब्लड हमारा है ना उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन नॉर्मल वाटर से 30 गुना ज़्यादा है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा चाहिए। और कंसंट्रेशन नियरली होती है 9 × 10⁻³ मोलर O2 की कंसंट्रेशन। राइट, किस पे? एट 1 atm पे और एट 20 डिग्री सेल्सियस। मैं टेम्परेचर पे से ले रहा हूँ कि टेम्परेचर पे से घटाने बढ़ाने से ये चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, तो समझ में आया? ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी वाटर में कम, इसलिए नॉर्मल वाटर की तरह नहीं जा सकता, इसलिए हमें डायऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन चाहिए जिससे इनफ सप्लाई वहाँ पे हो पाए। इसी वजह से बाकी जो ऑर्गेनिज्म है जहाँ पर हीमोग्लोबिन के अलावा हीमोसाइनिन, हीमोएरिथ्रिन ये सब है, वहाँ भी इसी वजह से हमें डायऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत है। अगर यही ज़्यादा सॉल्युबल होता तो शायद हमें डायऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अब यहाँ पे बात करते हैं डाई ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन की। डाइऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन, ठीक है। इसमें देखो डाइऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन में मेनली थ्री कैटेगरीज हैं, राइट। वैसे तो हीमोग्लोबिन के पास क्लोरोहीम है, बाकी और भी वेरिएशन हैं उसके, लेकिन मेनली 3 हैं। उनको हम लिखते हैं यहाँ पर 3 टाइप्स। एक सबसे कॉमन इन द मतलब जो हायर ऑर्गेनिज्म में है, हीमोग्लोबिन, राइट। सेकंड हीमोसाइनिन या हीमोएरिथ्रिन, हीमोसाइनिन बोल सकते हैं। और थर्ड हीम एरिथ्रिन। यह है डायऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जहां पर अचानक जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। मतलब मान लो हमारी बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, राइट। हमें अगर कोई मान लो कि हम नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई ले, लेकिन मान लो हमने दौड़ना शुरू किया, राइट, या हमने कोई वर्क करना शुरू किया जिसमें हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, तो हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा सप्लाई होगी। और उतनी सप्लाई हम एक साथ नहीं ले सकते एटमॉस्फेयर से। मतलब हमारा सिस्टम इतना एफिशिएंट भी नहीं है कि हम जितना काम करते जाए उतनी ऑक्सीजन लेते, इसलिए हमारे पास अलग से ऑक्सीजन को स्टोर करने का भी सिस्टम होता है, राइट। तो ये उन ऑर्गेनिज्म में होता है जहाँ पर वो अचानक या किसी टाइम पे किसी टाइम पे अगर हमें एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ एक्टिविटी चाहिए, या कोई बहुत ज़्यादा हमें काम करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी हमें करनी पड़ रही है, तो हमें वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उतनी सप्लाई अगर बाहर से नहीं मिलेगी तो हम पहले से ऑक्सीजन को, हमारे पास ऐसा सिस्टम है जो स्टोर करके रखता है। जैसे व्हेल जो मछली, उसमें भी होता है,
हमसे ज़्यादा वहाँ पे मायोग्लोबिन होती है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा साइज का है, अगर वो हिलेगी भी ना ऐसे ऐसे तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, राइट। तो यहाँ पर ये कैरियर प्रोटीन के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमें कुछ ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन भी होती है। ये क्यों होती है? ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन ये होती है फॉर सडन रिक्वायरमेंट ऑफ डाइऑक्सीजन। ठीक है, मतलब ये उन्हीं ऑर्गेनिज्म में आपको मिलेगी जो ज़्यादा एडवांस हैं, जो ज़्यादा एक्टिविटीज शो करते हैं। ठीक है, जैसे मायोग्लोबिन, राइट। इसी तरह होती है मायोहीमेरिथ्रिन। ठीक, देखो मायो नाम कहाँ से आया? मायो मतलब क्या होता है? मसल्स। तो ये बेसिकली क्या होती हैं? ये मसल्स में स्टोर होती हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की वहीं पर स्टोर रहती है ये, वहीं पर मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है, जब भी जरूरत होती है उसको ये सप्लाई कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें इन ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन के बारे में पढ़ना है और ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन के बारे में पढ़ना है। समझ में आया इसकी क्या जरूरत है और इसकी क्या जरूरत है? ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं। देखो, ज़्यादातर जो आप देखोगे ना ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन के बारे में, वो क्या होती है? पॉलीमेरिक, या सिंपल मान लो अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो क्या होता है? पॉलीमेरिक। और जनरली आप जब देखोगे ना जो स्टोरेज प्रोटीन होती है वो जनरली क्या होती है? मोनोमेरिक। मोस्ट ऑफ द केसेस जो ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन, जैसे आपका हीमोसाइनिन पॉलीमेरिक है, कई सारी सब यूनिट्स होती हैं। हीमेरिथ्रिन जो है वो भी पॉलीमेरिक है, उसमें जो है नियर अबाउट 8 सब यूनिट्स होती हैं। एक सब यूनिट एक ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है। जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो टेट्रामेरिक इन नेचर होता है। तो ज़्यादातर जो डाइऑक्सीजन प्रोटीन है ना वो क्या होती है? पॉलीमेरिक। क्यों? जबकि जो स्टोरेज प्रोटीन होती है वो जनरली क्या होती है? मोनोमेरिक होती है। तो सब यहाँ लिखता हूँ मैं क्वेश्चन, वाई मोस्ट ऑफ डाइऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन आर polymeric in nature, while dioxygen storage protein are मोनोमेरिक। मोस्ट ऑफ द केसेस मोनोमेरिक होता है। ठीक है, जनरली मोनोमेरिक होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर तो हमें पता ही है मायोग्लोबिन मोनोमेरिक होती है। समझो, देखो एक तो पहला रीजन सुनो, देखो खुद से सोचो आप कि अगर मान लो हीमोग्लोबिन की एग्जांपल लेते हैं हम। हीमोग्लोबिन जो है ये टेट्रामर है, इसको ब्लड वेसल के थ्रू ऑक्सीजन ले जाना है टिश्यू तक। मान लो इससे आ रहा है, इसको यहाँ टिश्यू है हमारा, यहाँ तक ऑक्सीजन सप्लाई करनी है। ये हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल। अगर मान लो टेट्रामर में क्या है हमारे पास? 2 अल्फा यूनिट है, 2 बीटा यूनिट है। ठीक है, 2 अल्फा यूनिट हो गया, 2 बीटा यूनिट हो गया। अगर हम इसको अलग अलग कर दें, अल्फा को अलग कर दें, अल्फा को अलग कर दें, बीटा को अलग कर दें, बीटा को अलग, मतलब इसको क्या कर दें? मोनोमेरिक। सबको क्या कर दें हम? मोनोमेरिक कर दें। अच्छा, अगर मोनोमेरिक करेंगे तो आपको पता है ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगा ना। ऐसे पहले एक था उसमें 4 लोग थे, अभी क्या हुआ? नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गया। और आपको पता है जब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ता है तो आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज कर जाएगा। भाई 4 लोग एक साथ रहेंगे तो कम ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर वही चारों अलग अलग हो गए, मोनोमेरिक फॉर्म हो गए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा ना। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बढ़ गया तो देखो फिर क्या होगा। ये जो ब्लड वेसल्स है ना ये किस में आ जाएंगी? स्ट्रेस। इसका मतलब इनके डैमेज होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? ज़्यादा। मोर चांसेस ऑफ डैमेज, राइट। इसके डैमेज होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? ज़्यादा। आप खुद सोचो, क्या नेचर ऐसे सिस्टम को चाहेगा भाई कि सप्लाई पूरी बॉडी में जा रही है और जब जा रहे हैं वो लोग तो सब लोग अलग अलग हैं, जितनी भी वेसल्स हैं जिनके थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र हो रहा है वो सारी की सारी प्रेशर बढ़ गया, नसें फट सकती हैं, या प्रेशर ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा तो और सारी प्रॉब्लम की। आपको तो ना सिंपल क्या, प्रेशर बढ़ेगा तो वो ब्रेस्ट भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है। इसका मतलब जो फर्दर सप्लाई है ना वो क्या हो सकती है? ब्लॉक हो सकती है। या कहने का मतलब है अच्छी चीज़ तो नहीं होगी, ख़राब चीज़ पॉसिबल है हाई प्रेशर अगर होगा तो इसको अवॉइड करने के लिए जो डाइऑक्सीजन प्रोटीन है जनरली क्या होती हैं? वो
पॉलीमेरिक होती हैं। चाहे हीमेरथिन की बात कर लो, चाहे हीमोसाइनिन की बात कर लो, चाहे आप हीमोग्लोबिन की बात, ये सब की सब पॉलीमेरिक होती हैं। पॉलीमर होने से यही फ़ायदा है कि अगर 10 ऑक्सीजन को ले जाना है तो 10 लोग एक साथ इकट्ठा रहेंगे, अलग अलग होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका मतलब ब्लड वेसल जिसके थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, जो कैरियर प्रोटीन लेके जा रही है, वॉल्स पे प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने का मतलब देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रस्टिंग ऑफ वेसल्स। और आपको पता है नसों का फटना अच्छी बात नहीं है, चाहे वो हमारे लिए हो या लोअर ऑर्गेनिज्म के लिए हो। इसलिए नेचर ने ऐसा तरीका अपनाया कि वेसल्स में प्रेशर ज़्यादा ना रहे, राइट। ठीक है, इसलिए जनरली जो होता है वो ज़्यादातर जनरली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो डायक्सिन कैरियर, ध्यान सुनो मैं मोस्ट ऑफ द बोल रहा हूँ, एक आध दो को छोड़ दो, मोस्ट ऑफ द जो डायक्सिन कैरियर प्रोटीन होती है वो क्या होती है, पॉलीमेरिक इन नेचर। अब अगर बात करो ऑक्सीजन स्टोरेज की, अच्छा एक चीज़ और देखो, एक तो पॉलीमेरिक नेचर का ये फ़ायदा है, दूसरा कुछ सिस्टम में एक फ़ायदा और है। पॉलीमेरिक नेचर होने से वो एक तरह का इफेक्ट शो कर, जिसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव। मैं आपको समझाऊंगा कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या होता है। दूसरा फ़ायदा ये है, पॉलीमेरिक नेचर लीड्स टू कोऑपरेटिव इफेक्ट in some organism, right? और कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या होता है, दिस इज कोऑपरेटिव इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करने में हमें क्या होता है, फ़ायदा होता है। मैं समझाऊंगा कि अगर कोऑपरेटिव इफेक्ट नहीं होता तो कितनी ऑक्सीजन बॉडी को मिलती, राइट। मैं आपको ये भी समझाऊंगा आगे कि अगर हीमोग्लोबिन जो है टेट्रामेरिक नहीं होता, एक रीजन तो आप समझ गए हो कि टेट्रामेरिक है क्योंकि इसलिए है क्योंकि ब्लड प्रेशर कम रहे, कहने का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहे, जिससे वेसल्स पर प्रेशर कम रहे, जिसके थ्रू ट्रेवल हो रही हो, ठीक। दूसरा ये है कि पॉलीमेरिक नेचर की वजह से एक इफेक्ट जनरेट होता है, कोऑपरेटिव इफेक्ट, जो जिसका बहुत ज़्यादा रोल है ऑक्सीजन की इनफ सप्लाई को देने में, राइट। तो यहाँ मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग, आगे हम पढ़ेंगे प्रोवाइडिंग, और ये पॉलीमेरिक नेचर की वजह से होता है, इनफ सप्लाई ऑफ डाइऑक्सीजन, इसी वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं स्टोरेज प्रोटीन की। अब खुद से सोचो आप, स्टोरेज प्रोटीन तो एक जगह रुकी रहती है ना, ट्रांसफ़र तो होती नहीं है। इसका मतलब अगर वो इधर उधर भागेगी भी तो प्रेशर का उससे कोई लेना देना तो है नहीं, राइट। इसीलिए जो है, जो स्टोरेज प्रोटीन होती है जनरली क्या होती है, मोनोमेरिक होती है, ठीक है। इतना ज़्यादा ताम झाम लेके वो इकट्ठा नहीं होती, राइट, क्योंकि उनको कहीं भागना नहीं है, उनको एक ही जगह पे रहना है, राइट। तो उनको ट्रांसपोर्ट तो होना नहीं है कि वो वेसल्स के थ्रू बाहर जा रहे हैं, उसके बाद प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक इफेक्ट और ये वाला, उनको कोऑपरेटिव इफेक्ट नहीं चाहिए। अगर उनको कोऑपरेटिव इफेक्ट चाहिए होगा, अगर वो भी कोऑपरेटिव इफेक्ट शो करने लगी तो ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगी। हम आपको समझाएंगे कि मायोग्लोबिन में कोऑपरेटिव क्यों नहीं चाहिए, हीमोग्लोबिन में क्यों चाहिए। और अगर मायोग्लोबिन में भी कोऑपरेटिव हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, क्या इनफ सप्लाई मिलेगी क्या, या फिर हीमोग्लोबिन से कोऑपरेटिव हटा तो क्या इनफ सप्लाई मिलेगी क्या। हम डिस्कस करेंगे उसको प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट क्लासेस में या आने वाली क्लासेस में। तो अभी यहाँ पे समझो, स्टोरेज प्रोटीन्स आर मोनोमेरिक इन नेचर, ऐसे लिखना मेनली, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मायोग्लोबिन के बारे में, मायोग्लोबिन, राइट, मेनली मोनोमेरिक नेचर एज दे आर स्टोर्ड ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस, उनको ट्रेवल तो करना नहीं है, दे आर स्टोर्ड इन मसल्स also they do not require कोऑपरेटिव इफेक्ट। होना नहीं चाहिए, नहीं कुछ और हो जाएगा, मैं आपको समझाऊंगा क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दो रीज़न मैंने आपको समझाए। पहला रीज़न तो यही है कि ट्रांसपोर्ट अगर हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो ऐसा कुछ करो कि ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहे जिसके थ्रू जा रहा है। अगर ज़्यादा हो गया, प्रेशर बढ़ जाएगा तो वेसल्स के डिस्टर्ब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सेकंड ये है कि कोऑपरेट इस पॉलीमेरिक नेचर की वजह से एक इफेक्ट जनरेट होता है, सब में नहीं होता, मेनली में हीमोग्लोबिन के बारे में समझना है, लेकिन वो होता है इसके पॉलीमेरिक नेचर की वजह से ही है, जिससे कि ऑक्सीजन की इनफ सप्लाई मिले, जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। और अगर ये पॉलीमेरिक नेचर नहीं होगा ना तो बोहर इफेक्ट भी नहीं होगा। हम आगे आपको प्रॉपर्ली समझाएंगे कि बोहर इफेक्ट क्यों होता है, राइट। कैसे H+ का कंसंट्रेशन घटाने बढ़ाने से बोहर इफेक्ट जो है ऑक्सीजन की सप्लाई को, ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी को हीमोग्लोबिन के लिए बढ़ा देता है, या फिर ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन के लिए क्या होता है, घटा देता है। वो हम पढ़ेंगे, बहुत ईजी, सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे इसका रीज़न सिंपल ही है। पहला, प्रेशर कम रहे, दूसरा जो है
वो अपना कोऑपरेटिव इफेक्ट शो करे। तो समझ में आया कि मोनोमेरिक क्यों नहीं है, पॉलीमेरिक क्यों, उसका रीजन ये। अच्छा ये मोनोमेरिक क्यों है, मान लो आपको कोऑपरेटिव नहीं पता, तो मोनोमेरिक क्यों है, क्योंकि इनको कहीं जाना थोड़ी है, इनको एक ही जगह तो रहना है। मोनोमर रहने तो अपना पकड़ पकड़ के रखे इनको, कहीं ट्रेवल थोड़ो करना है मायोग्लोबिन को कि यहाँ पे अगर स्टोर है तो कहीं और जाना पड़ेगा, नहीं, जहाँ पे जरूरत होती है वहीं पे स्टोर ही होती है। मसल्स में जरूरत होती है, मसल्स में स्टोर होती है, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन यहाँ लिखता हूँ मैं, हीमोग्लोबिन, राइट, ठीक है। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान से सीखो, देखो इधर, जैसे नाम से ही पता है ये, इसमें दो चीज़ें हैं, हीम प्लस ग्लोबिन। ये क्या है, ये प्रोटीन है ग्लोबिन, ठीक है। हीम क्या होता है, आयरन प्लस पोरफायरिन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हीम बोलते हैं, ठीक। आयरन प्लस पोरफायरिन, और ये क्या है हमारा प्रोटीन। ध्यान रखो हीमोग्लोबिन में हीम भी होती है, ग्लोबिन। हीम क्या है, आयरन प्लस पोरफायरिन सिस्टम है, और ग्लोबिन हमारी क्या है, वो प्रोटीन है। इसको क्या पूरे को क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। अगर आप ग्लोबिन हटा दिए ना तो हीमोग्लोबिन की जो एक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी, या इसमें से कुछ भी आप चेंज कर दिए तो एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर एक लिगैंड है पोरफायरिन, जैसे ही डायक्सिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम खत्म होता है मैं आपको समझाऊंगा कि पोरफायरिन क्यों है, राइट। पोरफायरिन है क्या, हालांकि स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लिखें, लेकिन आपको रीजन समझाऊंगा कि पोरफायरिन क्यों है। हालांकि बीच में मैं कोशिश करूंगा मैं आपको समझा दूं कि पोरफायरिन यहाँ पे क्यों सेलेक्ट किया गया, ठीक है। चलो, अब जो हीमोग्लोबिन है ये कैसा होता है, टेट्रामेरिक इन नेचर, टेट्रामेरिक इन नेचर। क्या होता है इसमें, 2 अल्फा यूनिट्स होती हैं, 2 अल्फा यूनिट्स, और 2 होती हैं बीटा यूनिट्स, राइट। हर एक यूनिट्स में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, एक में होता है 141 अमीनो एसिड अल्फा वाले में ईच, मतलब एक अल्फा यूनिट में 141, और दूसरे में क्या होता है 146 अमीनो एसिड्स, ठीक है, ईच। एक दो अगर कम हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब अगर एक दो अमीनो एसिड की यूनिट कम होगी तो उससे कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, हालांकि आगे देखो। अब यहाँ पर जो एक्टिव सेंटर है उसके बारे में हम बात करते हैं। मतलब हमारे पास ये एक चीज़ हमें क्लियर हो गया कि टेट्रामर है, 2 अल्फा यूनिट 2 बीटा यूनिट, राइट। उसके बाद ग्लोबिन प्रोटीन है इसमें, और ये जो सिस्टम यहाँ पे अल्फा में इतने अमीनो एसिड्स हैं, बीटा में इतने अमीनो एसिड्स हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिव सेंटर की। तो देखो हीमोग्लोबिन में जो एक्टिव सेंटर होता है वहाँ होता है आयरन +2, कौन सी स्टेट में, हाई स्पिन स्टेट में, ठीक है। तो देखो एक्टिव सेंटर क्या है, और साथ में क्या लगा होता है इसके चारों तरफ, या ये जो बाइंड होता है किससे बाइंड होता है, ये बाइंड होता है पोरफायरिन लिगैंड से, ठीक है। तो देखो, और यहाँ चाहो तो आप मॉलिक्यूलर वेट भी लिख सकते हो। इसका मॉलिक्यूलर वेट है अबाउट 64000, डाल्टन में लिखा जाता है, ठीक है, 64,000 डाल्टन, इतना है लगभग। हालांकि मॉलिक्यूलर वेट आपसे कोई नहीं पूछने वाला, ये पूछेगा कि पॉलीमर है, बिल्कुल है, कितनी यूनिट है, 4, उसमें से 2 के सेट हैं, 2 अलग है 2 अलग है। तो ये ध्यान रखना कि हीमोग्लोबिन इज ए टेट्रामर ऑफ 2 डिफरेंट सब यूनिट्स, ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि चारों यूनिट सेम है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो कि 2 अलग अलग यूनिट हैं, 2 अल्फा यूनिट है 2 बीटा यूनिट है, ठीक। एक्टिव सेंटर हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे देखो होता क्या है ये सिस्टम में, एक्टिव सेंटर थोड़ा एग्जांपल ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन, ये स्ट्रक्चर आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक। मैं यहाँ पे देखो आयरन को मैं अंदर लिख रहा हूँ, हालांकि मैं आपको भी समझाऊंगा कि डीऑक्सी फॉर्म में आयरन जो है कैविटी के अंदर नहीं होता, राइट, वो कैविटी के ऊपर होता है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझाना चाहते हैं कि दिखता कैसे, राइट। तो ये मत समझ लेना कि मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ कर रहा हूँ इसको तो इसके अंदर है, ठीक। तो यहाँ आयरन 2+, ऐसे, मैं थोड़ा और इसको ड्रॉ कर देता हूँ पहले, ऐसे,
ऐसे ये हो गया। यहाँ पर एक हिस्टिडीन रेजिड्यू होता है, ऐसे लिख सकते हो आप। इमिडाजोल है, ये किसका पार्ट है? हिस्टिडीन का। इसको बोलते हैं इमिडाजोल, किसका पार्ट है? ये हिस्टिडीन का पार्ट है, हिस्टिडीन अमीनो एसिड का पार्ट है। मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्यों है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब कि प्रॉक्सिमल इफेक्ट क्या होता है, डिस्टल इफेक्ट क्या होता है। मतलब जो प्रॉक्सिमल लिगेंड है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल एंड, राइट, ठीक है। आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ और लिगेंड मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। देखो यहाँ पर होता है CO-, यहाँ पर भी होता है CO-, यहाँ पर होता है CH3, यहाँ पर होता है CH3, यहाँ पर होता है CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे होता है CH3, यहाँ पे होता है CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे होता है CH3। अगर आप इसको हटा दो ना तो जो ये पूरा पोरफायरिन वाला सिस्टम है, अगर इसको हटा दो तो उसको बोलते हैं प्रोटो पोरफायरिन। तो आपसे अगर पूछ लेना कोई कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो पोरफायरिन है वो कौन सी वाली है, कौन सी टाइप के है, तो उसका नाम है प्रोटो पोरफायरिन 10, ठीक है। ध्यान रखना पूरा में ऐसे एक साथ नाम लिखा जाता है, प्रोटो पोरफायरिन, ये है, ठीक है। आयरन यहाँ क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दिख रहा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 5, ठीक। चलो, तो ये सेंटर है आयरन का। तो 4, देखो ध्यान सुनो, ये डीऑक्सी फॉर्म है इसका। डीऑक्सी फॉर्म में क्या है? डीऑक्सी फॉर्म में क्या है? आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 5। सारे के सारे डोनेटम क्या है? नाइट्रोजन। 4 वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो रही है? मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर किससे सेटिस्फाई हो रही है? नाइट्रोजन और पोरफायरिन। और फिर किससे हो रही है? इमिडाजोल ऑफ हिस्टिडीन रेजिड्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल एंड है। हम क्यों प्रॉक्सिमल बता रहे हैं? क्योंकि एक डिस्टल एंड होता है जिसका बहुत रोल होता है डाइऑक्सीजन को स्टेबलाइज करने में। हम पढ़ेंगे उसके बारे में, इसलिए इसको ध्यान रखना। फिर मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा कि इसका रोल क्या है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, हम लोग कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। तो हम एक तरफ लिखते हैं डीऑक्सी फॉर्म, फिर ऑक्सी फॉर्म, ठीक। यहाँ लिखते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, और यहाँ हम लिखते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कि डीऑक्सी से ऑक्सी में जाने पर क्या क्या चेंजेज होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम पूरी पोरफायरिन सिस्टम नहीं बनाएंगे, ठीक है, सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे उसको बस स्लोली, सिर्फ हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट करेंगे कि आपको समझ में आए। देखो ये नाइट्रोजन है पोरफायरिन का, ऐसे, राइट। आयरन यहाँ पे कहीं होता, थोड़ा और नीचे बनाता हूँ मैं इसको, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ये आयरन है यहाँ, ये नाइट्रोजन, ऐसे आयरन यहाँ पर है, ठीक है, आयरन +2 में, इस तरह से, ठीक। और यहाँ पर एक मिनट, इसको यहाँ करता हूँ। देखो नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, ऐसे यहाँ आयरन +2 में है, और ये जो है डोम्ड शेप है। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये डोम्ड शेप है। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको समझाता हूँ कि आयरन 2+ होता है, कैविटी में फिट नहीं होता पोरफायरिन के, क्या रहता है कैविटी के ऊपर। यहाँ पे क्या लगेगा हमारा? इमिडाजोल। तो बार बार जो मैंने रफ किया ना, वो इमिडाजोल पूरा फिट नहीं आता, इसलिए, ठीक है, बाकी और कोई रीज़न नहीं। यहाँ ये हमारा प्रॉक्सिमल एंड है, क्या बोलेंगे हम? प्रॉक्सिमल एंड या प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन, ठीक है, या प्रॉक्सिमल एंड इसी को बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो ये डिस्टेंस होती है, ये वाली, ये नियर अबाउट होती है 40 पिकोमीटर। याद नहीं करना हमें, ठीक है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि कैविटी से ऊपर है, बस इतना ध्यान रखना, डिस्टेंस नहीं याद रखनी है, ठीक। आयरन किस में है? +2 फॉर्म में। और अगर आयरन +2 फॉर्म में, तो हम देखो यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं हम। पहली चीज़, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आयरन का? 5,
राइट। और इसमें जो कन्फिग्रेशन लिखोगे ना वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो है, देखो आयरन +2 में है तो क्या होगा, D6, ये D6 होगा, राइट। तो ये है T2G6, सॉरी T2G4, मतलब क्या, ये हाई स्पिन। अब देखो हाई स्पिन क्यों होना चाहिए, पैरामेटिक क्यों होना चाहिए, आपको समझाया था मैंने कि अगर ऑक्सीजन से बाइंड करना है ना, इसको बाइंड करना है तो ये पैरामेटिक होगा, तभी तो ऑक्सीजन बाइंड करेगा। और अगर ये पैरामेटिक नहीं होता तो ऑक्सीजन बाइंड करता तो बहुत टाइम लगता, तो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती, बंद। तो पिछली क्लास का फ़ायदा क्या है, पिछली क्लास का फ़ायदा यही है कि ऑक्सीजन जिस सेंटर पे बाइंड हो रहा है वो कैसा है, पैरामेटिक है, राइट, जिससे वो ईजिली बाइंड कर लेगा, या इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ईजिली बाइंड कर लेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, और ध्यान रखो जहाँ पर ऐसा नहीं होगा इसका मतलब वहाँ पर उतनी इफेक्टिव बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है। अब डाइऑक्सीजन इससे बाइंड करेगा तो देखो क्या होगा, जब डाइऑक्सीजन बाइंड करता है तो आयरन कैविटी में चला आता है, क्यों आता है अभी हम समझते हैं। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन, आयरन यहाँ पे आ गया, आयरन किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ हमारा वही ये हिस्टिडीन पार्ट, और यहाँ पर O2, ध्यान रखना O2 किस मोड में है, बेंड मोड। मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से समझा दूंगा कि O2 बेंड क्यों है, लीनियर क्यों नहीं है, ठीक है, बेंड। यहाँ देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आयरन का, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन कितना है, 6। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। और ये क्या हो गया, T, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखें आयरन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयरन, तो आयरन होता है +3 फॉर्म में यहाँ पे, और लो स्पिन होता है तो T2G5 Eg0, ये है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो देखो पहली चीज़ यहाँ से क्या क्लियर हुआ, डीऑक्सी फॉर्म 5 कोऑर्डिनेट, ऑक्सी फॉर्म 6 कोऑर्डिनेट, ये क्या है हाई स्पिन, वो क्या है लो स्पिन, ये क्या है D6, वो क्या है D5, यहाँ कन्फ्यूजन क्या है T2G4 Eg2, यहाँ पे क्या है T2G5 Eg0। अब देखो इस कन्फिग्रेशन की वजह से ही ऐसा हुआ है कि ये ड्रिप कर गया है। देखो समझने की कोशिश करते हैं कि जब हाई स्पिन होता है तो आयरन ऊपर क्यों बैठता है, जब लो स्पिन हो जाता है तो आयरन यहाँ कैविटी के अंदर क्यों आ जाता है। देखो ध्यान से, अगर आयरन +2 में है और ये हाई स्पिन है, T2G4 Eg2 है, देखो एक आपके मन में डाउट आ रहा होगा, ये तो ऑक्टाहेड्रल है नहीं, T2G जो है हम तो ऑक्टाहेड्रल के लिखते हैं, तो हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, मैं आपको भी समझाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। और मैं आपको बता दूंगा कि क्यों यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन लिखा जा रहा है, क्यों यहाँ 2 लिखा जा रहा है। देखो इधर Eg में इलेक्ट्रॉन है, Eg का मतलब कौन सी ऑर्बिटल, dx² y² और dz²। तो अभी ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आयरन ड्रॉ करता हूँ और इसकी dx² y² ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखता हूँ, ये है dx² y², और यहीं पे हमारा क्या है नाइट्रोजन है पोरफायरिन का, ठीक है, तो ये है हमारा नाइट्रोजन पोरफायरिन का। अब ध्यान से देखो, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन होगा, इन ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है, राइट, तो जो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन हैं जो इसको डोनेट कर रहा है, इनमें इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन, राइट। अगर रिपल करेगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अब देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो क्या ये ऑर्बिटल इससे रिपल्सन, देखो ध्यान सुनो, सिंपल सी बात है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में या 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आप देख रहे हो, तो यहाँ जो आपका सिस्टम है, ये जो आपके पास 4 लिगेंड लगे हुए हैं, कौन सी एक्सिस पे है ये, और एक्सिस पे कौन सी ऑर्बिटल होती है, dx² y²। इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में, उस ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है, किसमें, dx² y² में। तो इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसी एक्सिस पे प्रेजेंट है नाइट्रोजन, उसमें इलेक्ट्रॉन, तो इसके इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन। अब रिपल्सन अगर ज़्यादा होगा सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल। अनस्टेबल अगर सिस्टम है तो उसको फिर स्टेबलाइज करना है ना, तो क्या करेगा ये इसके पास थोड़ी रहेगा, क्योंकि इसके पास अगर रहा तो रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा। भाई जितना क्लोज रहेगा ये नाइट्रोजन, जितना इसके क्लोज रहेगा इसके इलेक्ट्रॉन में, इसका इलेक्ट्रॉन उतना रिपल्सन होगा। तो नाइट्रोजन क्या करता है, देखो ये मत कहना कि नाइट्रोजन भाग जाएगा दूर, नाइट्रोजन नहीं भागेगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, रिजिड है,
वो साइक्लिक सिस्टम है, वो नहीं भाग सकता। कौन भागेगा? आयरन। तो आयरन क्या हो जाता है? अपनी साइज को बड़ा करता है। अब देखो साइज बड़ा करने से क्या होगा, साइज अगर बड़ा करेगा तो इस लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज। भाई अगर आप वो साइज को अपने बड़ा कर लेगा, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा एरिया में होगा। एक छोटा आइटम है उस पर एक इलेक्ट्रॉन, एक बड़ा आइटम है उस पर एक इलेक्ट्रॉन। अगर बड़े आइटम पे इलेक्ट्रॉन अगर हुआ तो इसका मतलब सिंपल है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हर पॉइंट पे क्या रहेगा? कम। छोटे आइटम पे अगर क्या हुआ, छोटा आइटम अगर हो गया तो वहाँ पर हर जगह पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अगर वो लार्जर साइज हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? कम, जिसकी वजह से रिपल्सन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो होता क्या है, आयरन के पास क्या चॉइस है? देखो इन लोग को कुछ कर नहीं सकता, ये अपनी साइज को बड़ा कर लेता है। साइज जब बड़ा करेगा ना तो यहाँ फिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कैविटी की एक स्पेसिफिक साइज होती है, वो उसी साइज के सिस्टम को अपने पास रख सकती है। अगर वो साइज बड़ा करेगा रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को हर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए, जिससे रिपल्सन कम हो, तो वो कैविटी की साइज से बड़ा हो जाएगा। कैविटी की साइज से अगर बड़ा हुआ तो कहाँ चला जाएगा? वो ऊपर। ठीक है, कैविटी उसको होल्ड नहीं कर पाएगी, इसलिए आयरन कहाँ चला जाता है? यहाँ ऊपर बैठ जाता है। ठीक है, अब इससे दो फायदे हैं। देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अगर ये दूर चला गया तो इसके इलेक्ट्रॉन में जो इसकी dx² y² ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और जो इसमें नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन है, इनमें क्या हो जाएगा? लेस रिपल्सन। रिपल्सन अगर कम हो गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज्ड। तो राइट, तो ये इसलिए भागता है जिससे क्या रहे? रिपल्सन कम रहे। ठीक है, किस वजह से? क्योंकि इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और dx² y² में जहाँ इलेक्ट्रॉन है वहीं जगह पे चारों क्या है हमारे पास? नाइट्रोजन। इसीलिए जो डीऑक्सी फॉर्म होता है उसमें हाइड्रोजन कहाँ होता है? आयरन कहाँ होता है? इस प्लेन के ऊपर, जिसकी वजह से कैसा शेप हो जाता है? ये डोम्ड शेप। ठीक है, डोम्ड शेप हो गया ये। राइट, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा ऑक्सी फॉर्म है उसमें ऐसा क्या होता है। तो देखो ऑक्सी फॉर्म में, इन ऑक्सी फॉर्म देखो ऑक्सी फॉर्म में क्या है? आयरन कहाँ चला गया? आयरन किस में हो गया? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और ये क्या है? लो स्पिन। अच्छा, लो स्पिन क्यों है? लो स्पिन इसलिए है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल हो गया ना, और ऑक्टाहेड्रल की CFSC क्या होती है? मोर। CFSC अगर ज़्यादा होगी, देखो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल होके लो स्पिन क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में CFSC क्या होती है? हाई। CFSC अगर हाई होगी तो ये CFSC की जो डेल्टा वैल्यू है वो डोमिनेट करेगी किस पे? पेयरिंग एनर्जी पे। भाई सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा आप, अगर आप 5 लिगेंड थे, आप एक लिगेंड और लगाओगे तो इसका सिंपल सा मतलब है क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगी, तो गैप बढ़ जाएगा। गैप अगर बढ़ गया तो जो ये एनर्जी है डेल्टा, ये पेयरिंग एनर्जी पे क्या हो जाएगी? डोमिनेट कर जाएगी। जब ऐसा होता है तो क्या बनता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। राइट, तो ध्यान से सुनो, जो 5 कोऑर्डिनेट से 6 कोऑर्डिनेट में गया है उससे सिर्फ ऑक्सीजन को फ़ायदा नहीं है कि उसका बॉन्ड बन गया एक। फ़ायदा किसको है? आयरन को भी फ़ायदा, इस कॉम्प्लेक्स को भी फ़ायदा है, क्योंकि 5 कोऑर्डिनेट से 6 कोऑर्डिनेट में आया तो सिस्टम क्या हो गया? स्टेबलाइज हो गया। हाई स्पिन से कहाँ चला आया? लो स्पिन चला आया। अभी कौन कौन से फ़ायदे होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कैविटी में फिट क्यों हो जाता है। तो देखो, अगर ये लो स्पिन हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि CFSC बढ़ गई, डेल्टा वैल्यू जो है पेयरिंग एनर्जी से क्या हो गई? ज़्यादा, तो कैसा कॉम्प्लेक्स बन गया? लो स्पिन बन गया। ठीक, अब इतना तो आपको पता होना चाहिए, इतना आपको पता होगा कि ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग जो है वो 5 कोऑर्डिनेट सिस्टम स्क्वायर पिरामिडल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। राइट, आगे देखते हैं। इधर देखो, अब अगर हम आयरन 3+ में, ये D5 लो स्पिन है, अगर हम यहाँ पर लिखे तो क्या आएगा? ये T2G5 Eg0। अब बताओ Eg में इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। तो क्या जो ये ऑर्बिटल रिपेल कर, क्या जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन में और D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो रहा होगा? नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, कहाँ जाएगा? कैविटी में बैठ जाएगा आके। अब रिपल्सन नहीं है क्योंकि इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन थोड़ी है। यहाँ जो ऑर्बिटल्स हैं मेटल की, इन ऑर्बिटल में नो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थोड़ी होगा। रिपल्सन नहीं होगा, इसका मतलब क्या? कैविटी में फिट होने के चांसेस हो गए। दूसरी चीज़ और है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है न्यूक्लियर फोर्स भी बढ़ेगा, तो उसका साइज वैसे भी छोटा हो जाएगा। दो वजह से है, एक तो न्यूक्लियर फोर्स बड़ा इसलिए साइज छोटा हुआ, दूसरा अब यहाँ पर Eg में इलेक्ट्रॉन तो है नहीं,
अब ईजी में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इनसे रिपल्सन थोड़ी होगा, रिपल्सन नहीं होगा तो क्या होगा, कैविटी में आके फिट हो जाएगा, राइट। इसीलिए ऑक्सी फॉर्म में जो नाइट्रोजन है, ऑक्सी फॉर्म में जो आयरन है, जो पहले डोम्ड शेप में यहाँ पे था, पोरफायरी रिंग के प्लेन के ऊपर था, वो कहाँ चलाया, अंदर चलाया। समझ में आया? ठीक है। अब एक चीज़ देखो यहाँ से होगा क्या, फिर से हम लोग आते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको समझा देता हूँ। देखो क्यों, ध्यान सुनो, क्यों डीऑक्सी फॉर्म ने डाइऑक्सीजन को बाइंड किया, राइट, क्या फ़ायदा है उसको, ध्यान सुनो। ये है 5 कोऑर्डिनेट सिस्टम, समझ लो बाइंड क्यों करता है, ठीक है। ये है 5 कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक, राइट। यहाँ पर n है किसका, हिस्टिडीन का, मैं लिख देता हूँ। ये 5 कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो क्या होगा, ये है काइनेटिकली लेवाइल। क्यों, अरे जिसके पास, क्यों काइनेटिकली लेवाइल है, क्योंकि कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड है ये। भाई एक पूरी वैलेंसी खाली, ये वाली खाली है इसकी वजह से, मतलब छठा लिगेंड यहाँ पे आ सकता है। ये क्या है, काइनेटिकली लेवाइल, राइट। क्या सिर्फ इसी वजह से काइनेटिकली लेवाइल है, नहीं। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। +2 का मतलब ये क्या है, D6 हाई स्पिन है, और D6 हाई स्पिन जो होता है, ये कन्फिग्रेशन भी क्या होता है, लेवाइल। तो ये लेवाइल सिस्टम है, राइट। दूसरा, यहाँ पर आयरन 2 का ही बॉन्ड बन रहा है। एक चीज़ और देखो, यहाँ पर ये क्या है, S वैल्यू इसकी 2 है। 2 क्यों, अरे क्योंकि T2G4Eg2 है ना, ठीक है। तो ये काइनेटिकली लेवाइल हुआ सिस्टम। क्यों लेवाइल है, क्योंकि कोऑर्डिनेटिवली, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्यों लेवाइल है। ओह, क्यों लेवाइल है ये, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड है, राइट, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड है, कोई भी लिगेंड आएगा तो उसको जोड़ लेगा ये, ठीक। दूसरा, ये हाई स्पिन सिस्टम है। हाई स्पिन सिस्टम भी क्या होता है, वो उतना स्टेबल नहीं होता, ठीक। जब ये ऑक्सीजन को बाइंड करेगा तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, ऐसे यहाँ पर N हिस्टिडीन और यहाँ पर O डबल बॉन्ड। देखो फायदा क्या क्या इसका, क्या ये कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड है, नहीं, तो क्या हो गया, ये काइनेटिकली इनर्ट हो गया। काइनेटिकली इनर्ट, इसका मतलब काइनेटिकली क्या हो गया, ये स्टेबल। इसका मतलब इससे काइनेटिक टर्म में स्टेबिलिटी मिल गई, स्टेबल। दूसरा, आयरन +3 जो है ये लो स्पिन हो गया है, और लो स्पिन जो ध्यान सुनो, जो D5 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो भी काइनेटिकली स्टेबल होते हैं। याद रखो, मान लो के पास 2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एक D6 हाई स्पिन है, राइट, और हमारे पास एक D6 जो है लो स्पिन है। तो D6 लो स्पिन वाला क्या होता है, वो क्या होता है, इनर्ट। यहाँ D5 लो स्पिन जो है ना, ये भी इनर्ट है, ये भी क्या है, काइनेटिकली इनर्ट, या बोल सकते हो काइनेटिकली स्टेबिलिटी को ये भी प्रोवाइड कर रहा है। एक फ़ायदा और है, क्योंकि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है तो क्या बढ़ा है, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। कौन सी बॉन्ड की स्ट्रेंथ, चाहे वो ये वाली बॉन्ड स्ट्रेंथ हो चाहे ये वाली, मतलब दोनों की दोनों बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, इंक्रीज हुई है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, राइट। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का मतलब, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब सिस्टम को एक और स्टेबिलिटी मिल रही है। कौन सी स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, इसकी वजह से ये सिस्टम क्या हो गया, ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल भी हो गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ, थर्मोडायनेमिकली भी स्टेबल हो गया। तो इसका मतलब इसको गेन हो रहा है, राइट। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी मिल रही है, काइनेटिक स्टेबिलिटी भी, इसलिए जोड़ रहा है इसको ये। यहाँ पर ये थर्मोडायनेमिकली उतना स्टेबल क्यों नहीं है, रीज़न ये है कि आयरन +2 है, बॉन्ड क्या होगा, वीक, राइट, बॉन्ड वीक होगा, तो इसका मतलब थर्मोडायनेमिकली क्या है, लेस स्टेबल है उसके कंपैरिजन में। तो अगर किसी सिस्टम को काइनेटिक स्टेबिलिटी भी मिल रही है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी मिल रही है, तो सिंपल सी बात ऐसा काम करेगा ना वो, इसलिए जाता है उधर, ठीक है। इसलिए ये यहाँ से इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो समझ में आया आपको कि आयरन लो स्पिन क्यों हुआ। लो स्पिन इसलिए हुआ क्योंकि लो स्पिन होने से सिस्टम में क्या हुआ, लो स्पिन होने से, लो स्पिन इसलिए हुआ क्योंकि ऑक्टाहेड्रल हो गया। ऑक्टाहेड्रल में CFHC क्या होती है, ज़्यादा, तो CFHC ज़्यादा होगा तो डेल्टा वैल्यू पेयरिंग एनर्जी पे डोमिनेट कर लेगी, तो उसको कहाँ ले जाएगी, लो स्पिन में कर देगी। दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखो, जो लिगेंड नीचे लगा हुआ है ना, कौन सा लिगेंड, जो हमारा लिगा इमिडाजोल, वो एक अच्छा लिगेंड है, नाइट्रोजन लिगेंड है। आपको पता है नाइट्रोजन डोनर लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो ओवरऑल सिस्टम क्या हो गया, लो स्पिन। लो स्पिन से फायदा क्या हुआ कि ईजी में इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, तो ईजी के अलॉन्ग रिपल्सन नहीं हुआ, तो कैविटी में आके फिट हो गया। दूसरा एक चीज़ और है,
ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ी है तो इसका मतलब अब देखो, जैसे यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, मैं ईजी वाले कॉन्सेप्ट को क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है कि आयरन +2 में रहता है, T2G6 EG0, और बुक्स में ये भी लिखा होता है T2G5 EG0। तो देखो सही तो यही है, इसे मत लिखना कभी एग्जाम में। लेकिन यहाँ भी देखो, जो पहले लोग बताते थे कि आयरन जो है वो +2 स्टेट में है, वहाँ पर मतलब ऑक्सीडाइज फॉर्म में, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन में आयरन +2 स्टेट में है, लो स्पिन है। यहाँ भी ये वाले आयरन को भी लोग बोलते हैं कि इसकी भी साइज़ जो होती है वो कहाँ होती है, वो कैविटी में फिट हो जाता है, मतलब इतनी साइज़ कम होती है। तो कम क्यों हुआ होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। इसलिए जो मेजर चेंज आता है, ध्यान सुनो, जो मेजर चेंज आया है कि कैविटी में फिट हो गया है, उसमें ईजी के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनका बहुत रोल है। इसलिए मैं बार बार आपको ईजी के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाई स्पिन में ईजी के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, रिपल्सन ज़्यादा है, इसलिए ऊपर बैठ गया। और लो स्पिन में जब गया, चाहे वो +2 फॉर्म की बात करो, चाहे +3 फॉर्म की बात करो, ईजी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, XY के अलॉन्ग रिपल्सन नहीं, इसलिए आके कैविटी में फिट हो गया, राइट। नो डाउट आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रिस्पॉन्सिबल है साइज छोटा होने की, कैविटी में फिट कराने की, लेकिन ईजी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, राइट। तो ध्यान रखना। अब लेकिन एक ध्यान रखना, आप कभी भी जब लिखोगे हीमोग्लोबिन में आयरन को ना, तो ऑक्सी फॉर्म में थी, ये मत लिखना, +3 में ही होता है, ठीक है। आगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा मैं आपको दूंगा तो आपको बताऊंगा कि +2 नहीं लिखना, आपको +3 लिखना है। बहुत सारी बुक्स में, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, NN ग्रीनवुड, उसमें देखोगे ना, उसमें अब भी वो लिखता है कि ऑक्सी फॉर्म में आयरन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आपको नहीं करना ये, आपको लिखना है +3, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा से ये पता चला है कि O2 जो होता है वो O2- फॉर्म में रहता है। मतलब सिंपल ये है कि एक इलेक्ट्रॉन आयरन का गया होगा, वो कैसे पता चला, फ्रीक्वेंसी मेजर करके, अभी हम आपको आगे समझाते हैं। तो बस ध्यान रखना, मैंने आपको सिर्फ ये इसलिए बताया कि आप समझो कि इस वाले इलेक्ट्रॉन का रोल है, नहीं तो आप सिंपल एक दिमाग में बैठा लो कि +2 से +3 चला गया, क्या ही जरूरत है, ये तो इसी समझ सकते थे, क्या है ईजी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि ईजी का रोल है, ईजी में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ऊपर बैठेगा, नहीं इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कैविटी में फिट रहेगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ से और देखते हैं, फिर से कंपैरिजन करते हैं। अभी हमने क्या बताया, पीछे देखो इधर, यहाँ लिख देता हूँ मैं डीऑक्सी फॉर्म, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, डीऑक्सी फॉर्म और ऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। पीछे देखो, यहाँ पे देखो इधर, ये बताओ खुद से, जब इस पे यहाँ से यहाँ आएगा तो आयरन और नाइट्रोजन के बीच, देखो ध्यान से, पहले कैविटी के ऊपर था ये, अभी कैविटी में अंदर आ गया है, तो ये जो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे है और जो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे है, तो यहाँ वाली बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी ना, क्योंकि जब इसके क्लोज आएगा तो आयरन और पोरफायरिन का जो बॉन्ड लेंथ है, मतलब आयरन और पोरफायरिन नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। इसका मतलब डीऑक्सी फॉर्म में आयरन और पोरफायरिन नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा। ऑक्सी फॉर्म में आयरन और नाइट्रोजन के पोरफायरिन के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम। तो हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि आयरन नाइट्रोजन, यहाँ पे पोरफायरिन, बॉन्ड लेंथ इज मोर, इसके कंपैरिजन में ऑक्सी फॉर्म में आयरन नाइट्रोजन, यहाँ पर पोरफायरिन कितनी होती है आपको ध्यान नहीं रखना, बॉन्ड लेंथ इज लेस। तो आपको कोई डेटा देगा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, तो बस आपको इतना पता करना है, देखो कोई भी आपसे न्यूमेरिकल डेटा तो पूछने वाला नहीं, क्योंकि वो पूछना भी नहीं चाहिए किसी को, ठीक है। हमें क्या पता कि कितनी थी कितनी नहीं थी, लेकिन हमें इतना तो पता है कि जो ऑक्सी फॉर्म है उसमें ज़्यादा होगी बॉन्ड, उसमें कम होगी बॉन्ड लेंथ, और जो डीऑक्सी फॉर्म उसमें क्या होगी, ज़्यादा। तो आप ये देख लेना कि बस कम ज़्यादा आपको देखना है, ये नहीं देखना कितनी होगी कितनी नहीं होगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू से परेशान नहीं होना, एक बार नेट में क्वेश्चन ऐसा आया तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देखनी, उसमें देखनी कि ज़्यादा कहाँ होती है, कम कहाँ होती है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं ना, FeN पोरफायरिन, ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं आयरन नाइट्रोजन पोरफायरिन, और यहाँ आयरन नाइट्रोजन पोरफायरिन, ये है ऑक्सी और ये है डीऑक्सी। तो बॉन्ड लेंथ कहाँ ज़्यादा होती है, डीऑक्सी में। ये ऑर्डर है बॉन्ड लेंथ का। चलो इसकी बात ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे पीछे आते हैं फिर से। जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो इस पर न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा तो क्या ये बॉन्ड, ये वाला भाई, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स होगा ये भी बॉन्ड उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। मतलब जो आयरन की नाइट्रोजन से बॉन्डिंग किससे, हिस्टिडीन से, उसकी भी बॉन्ड लेंथ थोड़ी बहुत कम होगी,
तो वो भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, यहीं पे लिख देते हैं। चलो यहाँ लिखते हैं आयरन, नाइट्रोजन, हिस्टिडीन, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ डीऑक्सी फॉर्म में। यहाँ पे भी आयरन, नाइट्रोजन, हिस्टिडीन मतलब इमिडाजोल वाला, चाहो तो इमिडाजोल लिख देता हूँ मैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे IMI कर देता हूँ मैं, आयरन, नाइट्रोजन, IMI मतलब इमिडाजोल, राइट। यहाँ पर आयरन, नाइट्रोजन, IMI, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या होती है, शॉर्ट, यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो एक चीज़ और, यहाँ लिख देता हूँ मैं डीऑक्सी फॉर्म, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑक्सी फॉर्म, ठीक। कलर की बात करें कि ऑक्सी फॉर्म में कलर होता है कि नहीं, तो याद रखो ये भी कलर्ड है, ऑक्सी फॉर्म भी कलर्ड है, और डीऑक्सी फॉर्म में मतलब डीऑक्सी फॉर्म भी कलर्ड है, और ये भी कलर्ड है, ठीक है। तो ध्यान रखो, अब कलर का रीज़न आपसे पूछेगा, तो बेसिकली जो कलर होता है ना उनका, रेड पर्पल कलर होता है, ऐसे कुछ कलर आता है इसका। तो ध्यान रखना कलर का रीज़न देखो, कलर इज ड्यू टू पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इन पोरफायरिन। MLCT मत लिख के आना, ठीक है। तो मेनली कलर का रीज़न है वो लिख के आना, पोरफायरिन। यहाँ भी सेम है, क्यों है ये, ड्यू टू पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इन पोरफायरिन, ठीक है। तो MLCT मत लिखना, वो उसकी वजह से नहीं आता, ये ज़्यादा इंटेंस होता है, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखो जहाँ भी पोरफायरिन सिस्टम है वहाँ कलर का रीजन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन लिखना। मेनली उसी वजह से कलर आता है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, जो डोमिनेट करेगा वही डिसाइड करेगा, ठीक। आगे चलते हैं। अब एक चीज़ और देखो, ऑक्सी फॉर्म में यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन ऑक्सी फॉर्म आयरन जो है आयरन +3 में कन्वर्ट हुआ, O2 जो है O2- में कन्वर्ट हुआ। मतलब सिंपल ये है कि यहाँ पर डाईऑक्सीजन किस फॉर्म में, O2-, तो यहाँ लिखेंगे डाईऑक्सीजन इज प्रेजेंट एज O2-। अब देखो O2- में देखो यहाँ पर O2 पहले O2 में ऐसे था पाई स्टार, जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, ये हो गया ऐसे, राइट, O2-, ये हो गया O2। अब देखो यहाँ से क्या क्या चेंजेज होंगे, O2 से अगर O2 में जाओगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहा है, एक मिनट, O2 से O2 में हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। अब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से यहाँ जाने पर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, राइट। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर अभी पीछे निकाल के देखे थे, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2। यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ऐड करोगे तो 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ऐड करोगे तो 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 1.5। और देखो कैसे पता चला ये किस फॉर्म में है, रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, लिख सकते हैं फ्रॉम रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये पता चला कि जो इसमें होता है ना नॉर्मल, इसमें होता है लगभग 1560 सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन जब यहाँ पे हीमोग्लोबिन की बात करते हैं हम, इन हीमोग्लोबिन में क्या होता है, कौन सी फॉर्म में, ऑक्सी फॉर्म में, राइट, ऑक्सी फॉर्म में। यहाँ पर ये होता है नियर अबाउट 105 सेंटीमीटर इनवर्स। ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू ये बताती है कि यहाँ पर O2 किस फॉर्म में है, O2- फॉर्म में। तो ध्यान रखना हीमोग्लोबिन में जो O2- की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, या डायऑक्सीजन की जो ऐसे ये है, वो कितनी है
वो 1105 सेंटीमीटर है। और ये वैल्यू ये सजेस्ट करता है कि डाई ऑक्सीजन में ऑक्सी हीमोग्लोबिन में O2 माइनस के फॉर्म में है। ठीक है, फिर एक चीज़ और यहाँ से देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे अगर हम बात करें डिऑक्सी फॉर्म की, डिऑक्सी फॉर्म, ठीक, तो यहाँ पर आयरन +2 में है, राइट, T2G4 Eg2, राइट। अच्छा देखो, अगर इसके लिए मॉलिक्यूलर, अगर इसके लिए डी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल लिखेंगे हम किसमें, डिऑक्सी फॉर्म में, तो ऐसे आता है dxy dxz dyz dz स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर, ऐसे। मतलब कि 5 कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, 5 कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप मतलब डीऑक्सी फॉर्म में अगर डी ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर लिखोगे तो ऐसे कुछ आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 6 है। अब देखो ये हाई स्पिन बनाएगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, इसको आप T2G तो बोलते हो, इसको नियरली आप क्या बोलते हो, ईजी, इसलिए लिख दिया गया है। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है भी इसमें। ठीक है, तो कैसा हो गया ये हो गया पैरामैग्नेटिक। तो जो ऑक्सी फॉर्म है कैसा है, वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब देखो आप इससे ये हम घबराओ मत कि ये कैसे हुआ, ये कैसे नीचे आया, क्योंकि जनरली आप क्या पढ़ते हो कि जो स्क्वायर पिरामिडल सिस्टम होता है उसमें सबसे नीचे होता है dxz dyz, उसके ऊपर होता है dxy, उसके ऊपर होता है dz स्क्वायर, उसके ऊपर होता है dx स्क्वायर y स्क्वायर, ये एनर्जी ऑर्डर होता है। तो यहाँ तो ठीक है, बस यहाँ चेंज है थोड़ा। देखो यहाँ आपको क्या लग रहा है कि इसको नीचे होना चाहिए, इसको ऊपर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा आगे, मैं आपको पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के बताऊंगा कि देखो बेंड क्यों है, यहाँ पर ये एनर्जी ऑर्डर क्यों आ रहा है, ये सब पोरफायरिंग की वजह से है। नॉर्मल अगर आप मोनोडेंटेट लिगैंड या पाईडेंटेट लिगैंड लगाते हैं जो कि इतना हाईली कॉन्जुगेटेड नहीं होता तो ऐसा नहीं आता। मैं आपको समझाऊंगा कि ये यहाँ पे चेंज क्यों हो गया, ये बदला क्यों है। ठीक, ऑक्सी फॉर्म में अगर आप देखो, राइट, इसका भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मैं आपको पूरा समझा दूंगा। देखो ऑक्सी फॉर्म में अगर देखो तो आयरन चला गया कहाँ पे, +3 में। ठीक है, और क्या है ये, लो स्पिन, लो स्पिन है तो यहाँ पे सिंपल T2G5 Eg0। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, किसके पास, आयरन के पास। और O2 किस फॉर्म में, O2 माइनस, इसके पास भी कितने हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1। अब देखो ये दोनों बॉन्ड बनाए हैं ऐसे, तो यहाँ भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में क्या हो जाती है, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, जिसकी वजह से S क्या आ जाता है, 0। देखो एक अपवर्ड हो गया, एक डाउनवर्ड हो गया। इसको मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के टर्म में समझाता हूँ। अब देखो एक चीज़ समझ लो पहले यहाँ से, अगर S = 0 हो गया तो इसका मतलब जो ऑक्सी फॉर्म है वो क्या है, वो डायमैग्नेटिक है। कैसे हुआ उसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इधर ये हमारे पास डीऑक्सी फॉर्म में, देखो क्या था, डीऑक्सी फॉर्म में क्या था हमारे पास, ऐसे था ना डीऑक्सी फॉर्म में, dxy था नीचे, राइट, यहाँ ऐसे मैं लिखता हूँ, ये dxy था, ठीक, यहाँ dxz dyz, ये फील्ड था, ये ऐसे खाली था सिस्टम। ठीक है, अब ध्यान से देखो चीज़ समझो। ये बताओ जरा, O2 माइनस में जो इलेक्ट्रॉन है कौन सी ऑर्बिटल में है ये, पाई स्टार में ना। तो इसकी जो O2 की पाई स्टार है यहाँ पार्टिसिपेट करेगी, वो पाई स्टार जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हम दिखा रहे हैं। अब आपको पता है कि अगर मैं आयरन में बात करूँ तो dz स्क्वायर और dx स्क्वायर y स्क्वायर ये क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। dxy प्लेन में है इसलिए पाई नहीं बनाएगा, बनाता कौन है पाई, dxz dyz। अरे क्यों ऐसा, देखो इधर सिंपल, ये है यहाँ पे पाई बॉन्ड के लिए आपको पता होना चाहिए, पाई बॉन्ड के लिए जो ऑर्बिटल है, अगर आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेते हो z, तो वो आपकी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करती है जो कि बिटवीन द एक्सिस हो।
पहला जो कि क्या हो, बिटवीन द एक्सिस हो, दूसरा उसमें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का कंपोनेंट होना चाहिए। तो बिटवीन द एक्सिस दो ही ऑर्बिटल है, डी एक्स जेड डी वाई जेड है, डी एक्स वाई भी, लेकिन जेड एक्सिस सिर्फ इसी में है, राइट। तो यही ये काम करेगा। मैं समझा देता हूँ, देखो इधर एक सिंपल है, इधर देखो, देखो ये डाई ऑक्सीजन है, इसके पास ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ऐसे पाई स्टार, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आयरन है, ठीक, ये ऐसे प्लेन है इसका, तब खुद से सोचो, देखो ध्यान सुनो इधर, अगर बॉन्ड बनाना है पाई स्टार से, तो आपको क्या लगता है कि ये डी जेड स्क्वायर ये काम कर पाएगा क्या? ये डी जेड स्क्वायर नहीं, ओवरलैप थोड़ी कर पाएगा, क्योंकि ये सेम साइन का लोप तो हो गया, लेकिन दूसरा क्या हो जाएगा, डिफरेंट साइन का। और डी एक्स वाई क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि डी एक्स वाई ना यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहाँ पे, यहाँ इस प्लेन में है, प्लेन में, और आपका जो लिगेंड है ना ऊपर है, वो डी एक्स वाई कहाँ है, प्लेन में, लिगेंड आपका कहाँ है, ऊपर। तो डी एक्स वाई का कोई लोब ऊपर है ही नहीं ना, अरे डी एक्स वाई इस प्लेन में है, लिगेंड आपका यहाँ पे है, तो डी एक्स वाई का कोई जो लोब है वो इस प्लेन में है ही नहीं, तो इंटरेक्शन कैसे होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ डी एक्स जेड या डी वाई जेड की, तो देखो यहाँ पर ये जो डी एक्स जेड डी वाई जेड, जेड एक्सिस मान लेते हैं इसको, तो इसके लोब ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे, राइट, ये जेड एक्सिस की तरफ है, और यहीं पे क्या लगा हमारा, ऑक्सीजन, ठीक, और यहीं पर ऑक्सीजन की कौन सी ऑर्बिटल है, पाई स्टार। तो देखो आपको पता है ना, इसमें भी ऐसे होता है, यहाँ ये हो गया डी एक्स जेड, ये हो गया, यहाँ से इंटरेक्शन करा दो, यहाँ से इंटरेक्शन करा दो, क्या बन गया, पाई बॉन्ड। तो ये काम दो ही ऑर्बिटल कर सकती हैं, या तो डी एक्स जेड या तो डी वाई जेड, ठीक है। ये काम डी एक्स वाई नहीं करेगा, मतलब जो पाई बॉन्ड बनेगा वो डी जेड स्क्वायर नहीं कर सकता, क्योंकि डी यहाँ है, ये लोब इंटरेक्शन तो हो ही नहीं सकता ना, ये थोड़ी इंटरेक्शन ठीक है, राइट। चलो, मतलब ये इस तरह से पाई बॉन्ड नहीं बना सकता ना, पाई बॉन्ड तो साइड वाइज ओवरलैप्स होता है, तो वो काम नहीं कर सकता ये। पीछे आते हैं, इधर देखो, अब इसीलिए हमने यहाँ पे पाई स्टार लिया, यहाँ पे हमने डी एक्स जेड डी वाई जेड लिया। अब देखो सिंपल सी बात है, किसी एक ऑर्बिटल से इंटरेक्शन करा दो, उसको यहाँ भेज दो, ये क्या बन गया, पाई बॉन्डिंग, ये क्या बन जाएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग। बाकी ऑर्बिटल की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने डी जेड स्क्वायर को क्यों नहीं लिखा, हमने डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्यों नहीं लिखा, अरे क्योंकि ज़रूरत ही नहीं नाम को उसकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो ये जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ ध्यान से देखना, ये सिस्टम यहाँ पे, एक चीज़ यहाँ से एक चीज़ समझने लायक, देखो इधर, ये ऐसे कर दो, क्यों हमने इस किया है, क्योंकि आयरन हो गया है +3 में, आयरन कैसा है, T2G5 EG0, ठीक, ये हमने इसलिए लिखा इस तरह। अब इसको डी एक्स वाई मान लो, इसको डी एक्स जेड मान लो, या इसको कुछ भी, सॉरी, एक यहाँ पे डी वाई जेड, राइट, ये डी वाई जेड है, डी एक्स जेड है, ये बन गया, यहाँ से एक ऑर्बिटल बचेगी, यहाँ से एक ऑर्बिटल बचेगी, डी एक्स वाई बचेगी, यहाँ डी एक्स वाई लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देता हूँ मैं डी वाई जेड। अब ध्यान से देखो, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन तो यहीं चले आएंगे, मान लो ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट की है, इसके ये तो पार्टिसिपेट नहीं की ना, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले आएंगे। अब ये दोनों अगर इंटरेक्ट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर्ड, एस क्या हो गया, 0। तो ये है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो भी गया, इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो भी गया, तो ओवरऑल क्या हो गया, ये डायामैग्नेटिक, ठीक। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया कि ऑक्सी फॉर्म, डीऑक्सी फॉर्म से ऑक्सी में जाने में क्या क्या होता है। पहला, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 से कितना हुआ, 6, हाई स्पिन से क्या हुआ, लो स्पिन। पहले जो कैविटी के बाहर था आयरन, वो कहाँ आ गया, कैविटी के अंदर। आयरन पोरफायरिन बॉन्ड लेंथ ऑक्सी से, डीऑक्सी से ऑक्सी में जाने पर कम हो गई, आयरन नाइट्रोजन हिस्टिडीन वो भी कम हो गई, ठीक है। उसके साथ क्या हुआ, O2 जो है किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, O2 माइनस में। कैसे में पता चला, रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। पहले क्या था, ये हाई स्पिन, अभी क्या हो गया, पहले क्या था ये डीऑक्सी फॉर्म में क्या था, हाई स्पिन, और क्या था वो पैरामेटिक। जब वो ऑक्सी फॉर्म में आयरन हुआ तो क्या हो गया, लो स्पिन, और पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है क्या हो गया, वो हो गया हमारा डायमेटिक। इसको वैसे भी दिखा सकते हैं हम, देखो इधर एक चीज़ और लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि पैरामेट्रिक डायमेटिक बिहेवियर के लिए हम मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ भी लिख सकते हैं। तो अगर हम डीऑक्सी फॉर्म के लिए लिखें, बट एक चीज़ ध्यान रखना है, मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे ना तो ऑल टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप ध्यान रखो
जो एंटी फेरोमेटिक सब्सटेंस या जिस भी सब्सटेंस में डाया मैग्नेटिज्म एंटी फेरोमेटिक कपलिंग की वजह से आया है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे घटाओगे ना तो उसमें ये भी पॉसिबल है कि हाई टेम्परेचर पे सिस्टम पैरामैग्नेटिक हो जाए। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं आपको आगे बहुत सारे एग्जांपल में समझाऊंगा कि आयरन सल्फर प्रोटीन में इस टेम्परेचर पे तो ये डायमेटिक होता है, लेकिन जिससे बढ़ाओगे पैरामेट्रिक हो जाएगा, राइट। तो जहाँ जहाँ भी एंटी फेरोमेटिक कपलिंग हुई है वहाँ ध्यान रखना कि जब भी आप कभी लिखोगे तो रूम टेम्परेचर की बात करना या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करना। यहाँ पे तो मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। तो ये मत सोचना आप कि हीमोग्लोबिन को अगर आप और हाई टेम्परेचर पे ले जाओ तो क्या वहाँ भी डायमेटिक होगा, या जो ऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन है क्या वो सारे टेम्परेचर पे डायमेटिक होगा, ये जरूरी नहीं है, राइट। क्योंकि एंटी फेरोमेटिक कपलिंग जहाँ जहाँ भी होती है वहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बदलती है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हो सकता है पैरामेटिक हो जाओ, ठीक। इसलिए मैंने यहाँ पे RT लिखा हुआ है। तो देखो डीऑक्सी फॉर्म कैसा है, पैरा मैग्नेटिक, और पैरामेट्रिक सिस्टम में मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी टेम्परेचर बीच का ग्राफ क्या आता है वर्सेस T, ऐसे डिक्रीज करेगा। अगर आप ऑक्सी फॉर्म की बात करोगे, ऑक्सी फॉर्म ये कैसा है, डाया मैग्नेटिक। डायमेटिक में क्या करोगे, अगर आप इसके बीच ग्राफ लिखोगे स्ट्रेट लाइन, तो आप मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी के डेटा से भी बता सकते हो कि पैरामेटिक है डायमेटिक है। और एक चीज़ बता सकते हो यहाँ से, आपको पता है कि अगर सिस्टम पैरामेग्नेटिक हुआ तो क्या होगा, ये EPR एक्टिव, राइट। EPR एक्टिव होगा मतलब ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा। ये डायमेटिक है तो ऑक्सी फॉर्म क्या होता है, ESR या EPR इनएक्टिव। तो दो देखो ध्यान सुनो, अगर आपको किसी भी सिस्टम में ये बताना है कि सिस्टम पैरामीटर है डायमीटर, तो दो पैरामीटर आपके पास हैं, एक है मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी वाला पैरामीटर, दूसरा है ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ठीक। बस मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी इतना ध्यान रखना कि जहाँ जहाँ एंटी फेरोमेटिक कपलिंग हुई है वहाँ ब्लाइंडली मत बोल देना कि दुनिया में जितने टेम्परेचर हैं सब पे होगा। हमेशा ध्यान रखो जो नेचर में जो सिस्टम, ऐसे बोल सकते हो कि जो सिस्टम डायमेटिक है, जैसे मान लो आयरन 2+ है जो डायमेटिक खुद से है, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, वो ज़्यादातर टेम्परेचर पे डायमेटिक ही बिहेवियर शो करेगा। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम जो कि एंटी फेरोमेटिक कपलिंग की वजह से डायमेटिक हुआ है, वहाँ पॉसिबिलिटी ये है कि टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वो धीरे धीरे सिस्टम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामेटिक में। आगे देखना आयरन सल्फर प्रोटीन में मैं आपको कई सारे एग्जांपल दिखाऊंगा कि नॉर्मल टेम्परेचर पे तो डायमेटिक है, लेकिन जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इसके बियॉन्ड ले जाओगे क्या हो जाएगा, पैरामेटिक। तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि जितना टेम्परेचर होगा सब पे क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक, सब पे डायमेटिक होगा। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे रूम टेम्परेचर में पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, उसका रूम टेम्परेचर लिखा हुआ, इसे ध्यान रखना, ठीक है। तो आप जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पे ही देखते हुए, बट एक चीज़ ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि कोई भी टेम्परेचर ले आओ तो हाई टेम्परेचर पे होगा, वो हाई टेम्परेचर पे पैरामेट्रिक बिहेवियर शो कर सकता है। एंटी फेरोमेटिक सिस्टम का कौन जहाँ जहाँ भी एंटी फेरोमेटिक कपलिंग की वजह से चीज़ें होती हैं वहाँ पे यही सोच होता है, टेम्परेचर पहले बढ़ाओगे वो डिस्टर्ब हो जाएगा सिस्टम, और टेम्परेचर बढ़ाओगे एक नील टेम्परेचर तक रहेगा, उसके बियॉन्ड अगर आप जैसे सिस्टम गए उसके बाद तुरंत ही नॉर्मली क्या जाता है, पैरामेट्रिक हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने पढ़ी। अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि बॉन्डिंग कैसे होती है, राइट। कैसे जो हमारा डाई ऑक्सीजन है वो लीनियर मोड में क्यों नहीं हुआ, वो बेंट मोड में क्यों है। जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करता है वो लीनियर मोड में बाइंड करता है, बेंट मोड में क्यों नहीं बाइंड करता, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड में कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं, पाई बॉन्ड में कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं। फिर मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के समझाऊंगा कि बेंट मोड अगर होता तो ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होता, अगर लीनियर मोड अगर होता तो ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होता, या बेंट मोड अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होता तो वो भी स्टेबल नहीं होता। मैं आपको MOT से समझाऊंगा कि देखो ये चेंजेज हो रहे हैं, ठीक है। तो आप प्रॉपर्ली उसको समझ में जाओगे। और दूसरा फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि पोरफायरिन में एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, जो हम नॉर्मल सिस्टम में देखते हैं ना एनर्जी का ऑर्डर ऑक्टाहेड्रल में, याद रखो पोरफायरिन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पोरफायरिन हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। उसमें जो पाई बॉन्ड है ना उसके परपेंडिकुलर, जो पाई बॉन्ड में ऑर्बिटल होती है ना वो प्लेन के परपेंडिकुलर रहती हैं, और वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट की रहती है। तो उसकी वजह से ना जो एनर्जी लेवल है ऑर्बिटल का क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे पीछे देखो स्क्वायर पिरामिडल में नीचे dx से dy होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कोऑर्डिनेशन का आइडिया होगा तो ये जरूर पता होगा। लेकिन अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था, सबसे नीचे क्या लिखा हमने, dxy। फिर आपको मैं एक चीज़ और बताऊँगा यहाँ पे कि आयरन की जगह पे कोबाल्ट को क्यों नेचर ने नहीं लिया, कि कोबाल्ट को ले लेता, कि कोबाल्ट जैसे मान लो कोबाल्ट 2+ है वो भी तो पैरामेटिक है, कोबाल्ट 2+ भी तो पैरामेटिक है, लेकिन कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट 2+ पैरामेटिक है, इसका मतलब वो भी क्या है, पैरामेटिक डाइऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, सेम काम कर सकता है। लेकिन नेचर ने कोबाल्ट को नहीं लिया, आयरन को क्यों लिया, ये
ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। तो आज तक यही करते हैं हम लोग। अभी हीमोग्लोबिन में काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं, हम आगे क्लास में पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स पढ़ लेंगे, डीऑक्सी फॉर्म का, ऑक्सी फॉर्म का कैसे होता है, कैसे कैसे चेंजेज होते हैं, बॉन्डिंग कैसे होती है, कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है, फिर हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू।